देखिए माँ जी, आज 15 साल से आप बेड पर हैं और मैं आपकी लगातार सेवा कर रही हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब बात बंटवारे पर आ गई है और आपने दो ही शर्त रखी है, एक आशीर्वाद और एक पूरी प्रॉपर्टी, तो आशीर्वाद तो मैंने आपका 15 साल से ले रही हूँ। अब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत सेवा की है मैंने और आपने ये क्या बंटवारा रखा है? ऐसा बंटवारा कौन करता है? आशीर्वाद और प्रॉपर्टी? आशीर्वाद खाने को थोड़ी देता है। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। बस आशीर्वाद के सहारे कोई नहीं जिया जाता। बहू, बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उसे हल्के में मत लो। माँ जी, खाने को 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए और आप लोग अजीब सा ही बंटवारा करके बैठे हैं। आशीर्वाद, प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? और वैसे भी आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं तो बता दे रही, सेवा की है बहुत, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। अब बचा दूसरा भाग आशीर्वाद, वो आप अपने छोटे बेटे को दे दे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए तो चाहिए। इतने सालों से सेवा का कुछ तो फल मिलना चाहिए। शकुंतला जी ने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की कि बहू, बस तुम सबके सामने आशीर्वाद ही लेना, लेकिन पूनम बिल्कुल भी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं हुई और अगले दिन गांव की मुखिया और कम से कम 10-15 लोगों के सामने पूनम शकुंतला जी से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी और वहीं पर शकुंतला जी की छोटी बहू रचना और उसका पति पंकज चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनकी उस घर में कोई भी औकात नहीं थी। ना कभी शकुंतला जी ने उन्हें किसी जिम्मेदारी के लायक समझती थी और ना ही कमलनाथ जी। एक तरफ से पंकज और रचना दोनों ही घर में नालायक घोषित हो चुके थे, क्योंकि पंकज शुरू से पढ़ने में सही नहीं था, जिसके चलते उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती थी। मुश्किल से 10-15 हजार की नौकरी करता, जिसमें से वो अपने और अपने पत्नी के खर्चे निकाल ले, यही बहुत बड़ी बात थी। और वही बड़ा बेटा राजेश अच्छी खासी तनख्वाह पाता था, इसलिए राजेश की और उसकी पत्नी पूनम का मान सम्मान कमलनाथ जी और शकुंतला जी की नज़रों में कुछ ज़्यादा ही था। एक तरफ से कह सकते हैं कि पूनम और राजेश शकुंतला जी के मनपसंद बेटे और बहू थे। 15 साल पहले शकुंतला जी कुछ बीमार रहने लगी थी, तो पूनम को यही अच्छा मौका मिला और वो मीठा मीठा बोलकर अपनी जरूरत का सारा सामान सास के जरिए कमलनाथ जी से मंगवाती रहती थी और खुद के पति का सारा पैसा बचा के रखती थी। यहाँ तक कि वो कभी रचना को शकुंतला जी के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं रचना भी अपनी जरूरत की सारी चीजें माँ जी से ना मंगवाने लगे। बस इसी चक्कर में वो साय की तरह शकुंतला जी के साथ लगी रहती थी। शकुंतला जी को भी लगता था कि सच में छोटा बेटा तो नालायक निकला, वो उससे भी ज्यादा गई गुजरी है उसकी छोटी बहू। ये सोच सोच कर शकुंतला जी की चिढ़ दिन पर दिन रचना और पंकज के लिए बढ़ती ही चली गई। धीरे धीरे दिन निकलता गया। एक दिन शकुंतला जी ने कमलनाथ जी से कुछ बातें करके पूनम से बोली, बहू, अब हमारा कुछ भरोसा तो है नहीं, हम चाहते हैं सब कुछ तुम लोगों के नाम करके फ्री हो जाए। आखिर कब तक बंधन में बंधे रहेंगे? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही सोचा है आपने। तो फिर कैसे बंटवारा करना है आपको? देखिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। हाँ बहू, हमारे बंटवारे के 2 पल्ले होंगे और दोनों पल्ले में से किसी एक पल्ले को चुनने का पहला अधिकार तुम्हारा ही होगा। इतना सुनकर खुश हो जाती है पूनम। अब उसे लगने लगा कि वो जो चाहेगी ले सकती है। अगले दिन मुखिया को बुलाया गया, गांव में कुछ लोगों को बुलाया गया और वहीं पर कमलनाथ जी और शकुंतला जी अपने दोनों पहलुओं को रखा। एक पल्ले में उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, खेत सब कुछ था और दूसरे पल्ले में उनका आशीर्वाद था। अजीब सा बंटवारा देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। मुखिया जी ने बोला भी, भाई कमलनाथ, ये कैसा बंटवारा कर रहे हो तुम? तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों को बराबर का हिस्सा दो ना। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ऐसा बंटवारा रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अब कमलनाथ जी और शकुंतला जी के आमने सामने रचना, पंकज और दूसरी ओर राजेश और पूनम खड़े थे। शकुंतला जी,
पूनम को देखकर मुस्कुराई और बोली, हमने बंटवारे के दो पहलू रखे हैं। एक पहलू में मेरा आशीर्वाद है और दूसरे पहलू में मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, तो तुम दोनों में से अपना एक पहलू ले सकती हो। लेकिन उससे पहले बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है और वो इस घर की बड़ी है, तो सबसे पहला फैसला उसका ही होगा। खुश हो गई थी पूनम। इतना सुनते ही बड़ी ही मासूम सी बनती हुई पंचायत के सामने, सास ससुर के सामने बोली, माँ जी, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। 15 साल से मैं आपकी सेवा करती आ रही हूँ। आप मुझे रोज आशीर्वाद देती है। आप माँ है, आपके 2 बेटे हैं। अब सारा आशीर्वाद अकेले मैं कैसे ले सकती हूँ? इसलिए बचा हुआ आशीर्वाद आप अपने छोटे बेटे को दे दीजिए। मैं ये प्रॉपर्टी ले लेती हूँ। पूनम के मुंह से इतना सुनते ही शकुंतला जी का चेहरा उतर जाता है। वो हैरान हो जाती है और धीरे से कहती है, बहू, एक बार और सोच लो, ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है। 15 साल से तो आपका आशीर्वाद ले रही हूँ ना। इतनी जो सेवा की उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब आपने हमें बहुत अपना आशीर्वाद दे दिया। अब बचा हुआ आशीर्वाद अपने छोटे बेटे और बहू को दीजिए। हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए। शकुंतला जी ने पूनम को बहुत इशारा किया, बहुत समझाने की कोशिश भी की। पूनम, तुम आशीर्वाद ले लो। लेकिन पूनम के कान में जैसे कुछ न सुनने की धुन सवार थी। बस एक ही रट लगा रखी थी, उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। आशीर्वाद वो अपने छोटे बेटे और बहू को दे। शकुंतला जी बराबर पूनम से आशीर्वाद लेने को बोलती रही। तभी सामने से रचना और पंकज जाकर कहते हैं, माँ, सही ही तो कह रही है भाभी। भगवान की दया से थोड़ा ही कमाता हूँ, लेकिन परिवार का पेट अच्छे से पल जाता है। कोशिश करूँगा कुछ और अच्छा करूँ। आप तो पूरी जिंदगी बड़े भैया और भाभी की होकर रह गए थे। अब कम से कम आप मेरी माँ बन जाओ। हम लोगों के साथ भी कुछ समय बिता लो। हमें भी अपना आशीर्वाद दे दो। जी माँ जी, पंकज आपका छोटा बेटा है, कुछ समय आप उसके साथ भी बिता लो। खुश होते हुए बोल पड़ी पूनम की बात सुनकर वह हैरान से बार बार कमलनाथ जी को देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था पूनम ऐसा भी कुछ बोल सकती है। तभी रचना आगे आकर बोलती है, हाँ माँ जी, वैसे छोटा बेटा तो सबसे प्यारा होता है, लेकिन आपने अपने छोटे बेटे को अपने से दूर कर दिया। कम से कम अब आप अपने बेटे के साथ समय बिता लीजिए। हमें भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। माँ जी, ये रुपये पैसे तो यही रह जाते हैं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद मरने के बाद ऊपर तक जाता है। हमें नहीं किसी चीज़ का लालच है। आप अपने आशीर्वाद से हमें जो देना चाहते हैं आप हमें हंसी खुशी दे दीजिए। पंकज और रचना दोनों ही माँ के आशीर्वाद को चुन लेते हैं। अब पूनम खुश थी। उसे उसकी मनचाही चीज मिल गई थी। पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी मिल गई थी। कमलनाथ जी, ये कैसा अजीब सा बंटवारा है। ऐसा बंटवारा तो आज तक किसी ने नहीं किया। ना हमने सुना है, ना हमने देखा है। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? एक बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी और दूसरे को बस आशीर्वाद। सरपंच जी की बात सुन धीरे से मुस्कुरा पड़े कमलनाथ जी। शकुंतला जी बच्चों ने बंटवारा तो कर दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुख, तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें पूनम और राजेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तभी कमलनाथ जी सरपंच जी से कहते हैं, सरपंच जी, हमारा बंटवारा अजीब जरूर था, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। क्यों नहीं अन्याय हुआ है? कमलनाथ जी, एक बेटे को आपने सारी जायदाद दे दी, दूसरे को खाली छोड़ दिया। नहीं सरपंच जी, माँ बाप के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छा कर सके। और मेरा आशीर्वाद कोई मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद नहीं था। मेरा आशीर्वाद वो था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। हमारा बैंक बैलेंस, जो शायद इस घर से, इस प्रॉपर्टी से दुगना है। और हमने वो बैंक बैलेंस सोचा था कि जो हमारी सेवा करेगा, जो हमें बुढ़ापे तक हमारा सहारा देगा, हमें अपने पास रखेगा, हम उसको देंगे। हमें तो पूरी उम्मीद बड़े बेटे और बहू से थी, इसलिए बिना बताए हमने ऐसी शर्त रखी। लेकिन बड़ी बहू ने प्रॉपर्टी और आशीर्वाद में प्रॉपर्टी को चुन ली। मतलब उससे हमसे कोई मतलब या लगाव नहीं था। और छोटी बहू और बेटे की बात आप लोगों ने सुनी। जिससे हमें उम्मीद थी उसने तो हमें छोड़ दिया, और जिससे हमें उम्मीद नहीं थी
उसने हमारा हाथ थाम लिया। अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ है सरपंच जी, बल्कि अन्याय हमारे साथ हुआ है। हमने अपने बेटे और बहू को पहचानने में जो गलती की थी, शायद इस बंटवारे से वो गलती सुधर गई। निस्वार्थ भाव की सेवा और लालच की सेवा दोनों ही आज खुलकर सामने आ गई। हम तो बड़ी बहू को सरप्राइज देना चाहते थे अपना आशीर्वाद देकर, लेकिन ये तो हमारे लिए ही सरप्राइज हो गया कि हमने अपने बैंक बैलेंस के बारे में बड़ी बहू को बताया नहीं तो अब तक तो ये सारे पैसे मीठी मीठी बोलकर गायब कर चुकी होती। इतना सुनते ही हल्की बक्की सी खड़ी रह गई पूनम। मतलब माँ जी, बाबूजी ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना रखा था जिसका कानों कान उन्होंने खबर तक नहीं होने दी। अब पूनम अपने फैसले पर बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर छटपटा रही थी, तड़प रही थी कि क्या ही मिला। 15 साल की सेवा करके असली माल तो वो सब लेकर चले गए, लेकिन अब तो पूरे गांव के सामने उसने प्रॉपर्टी ली थी। दोबारा मुंह खोलकर कैसे सबके सामने बेइज्जत होती। इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह खा जाने वाली नजरों से अपने साथ सास को देख रही थी। दोस्तों, कभी पैसों से किसी की भावनाओं को नहीं समझा जा सकता। अक्सर पैसे वालों के पास दिल नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।